नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज, अपनी पढ़ाई में इसी तरीके से निरंतरता रखें, क्योंकि यदि आप कंटिन्यू लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो यही तरीके होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। यदि आप डिसकंटिन्यू हैं, 2-3 दिन पढ़ाई की, फिर आपने गैप कर लिया 10 दिनों का, फिर 2-3 दिन पढ़ाई की, तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको एग्जाम को क्रॉस नहीं करने देगी। यू विल नॉट अचीव योर गोल। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली पढ़ना है। चाहे आपके पास समय का अभाव है, कोई बात नहीं, आप कम घंटों के लिए पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। डेली पढ़ने से लाभ क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जो डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट होगा वो आप नोटिस करेंगे, और इस इम्प्रूवमेंट से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और इस कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप पेपर को निश्चित रूप से अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, और यदि पेपर अच्छे से सॉल्व हुआ तो फिर आपका एग्ज़ाम को क्रॉस करना, जो आपका मकसद है, वो कंप्लीट होगा, निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। ठीक है, सो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेलकम टू द हाइट्स। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले के लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली डायनेस्टी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगम डायनेस्टी, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम शेष बची हुई डायनेस्टी सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। गाइज, सालू वंश से, सालू वंश, विजयनगर साम्राज्य पे सालू वंश का जो शासनकाल का समय है वो है 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी। जैसे ही संगम डायनेस्टी का शासनकाल समाप्त होता है, वैसे ही सालू वंश विजयनगर साम्राज्य पर आ जाता है। ठीक है, संस्थापक की यदि बात की जाए तो सालू वंश के संस्थापक फाउंडर कौन हुए, तो उनका नाम है नरसिंह सालू। ठीक है, नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की है। ध्यान से सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे और याद भी रखेंगे। नरसिंह सालू कौन थे, तो नरसिंह सालू संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय के सेनापति थे। इन्होंने ही विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी थी और विजयनगर साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना की थी, जो कि है सालू वंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम जो डायनेस्टी थी उसने विजयनगर साम्राज्य पे बहुत लंबे समय तक शासन किया था, लगभग 150 वर्षों तक। उसके बाद में उसका अंत किसने किया, तो नरसिंह सालू ने किया, और नए वंश की स्थापना हुई सालू वंश की। इसीलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सालू वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो नरसिंह सालू याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हैं, उनके नाम देख लेते हैं ताकि एक स्टोरी बिल्डअप जो होगी वो समझ में आएगी। नरसिंह सालू के पुत्र थे, उनका नाम था इम्मादी नरसिंह। क्या नाम था, इम्मादी नरसिंह उनका नाम था। और नरसिंह सालू के दरबार में जो सेनापति थे उनका नाम था नरसा नायक। दोनों ही कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था इनके पुत्र का, इम्मादी नरसिंह, और सेनापति का नाम था नरसा नायक। अब दोस्तों, सालू वंश की स्थापना के बाद में नरसिंह सालू की अनायास ही मृत्यु हो जाती है। तब उनके पुत्र जो थे इम्मादी नरसिंह अवयस्क होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके से लायक या योग्य नहीं होते सालू वंश को संभालने, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं। अब नरसिंह सालू की मृत्यु हो जाती है। इम्मादी नरसिंह उत्तराधिकारी तो है लेकिन अवयस्क है, समझदार नहीं है, तो इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, पूरी तरीके से सेनापति नरसा नायक के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेना नायक नरसा नायक जो होते हैं, सेनापति नरसा नायक जो होते हैं, वे इम्मादी नरसिंह के संरक्षक बन जाते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से सालू वंश को क्या करते हैं, चलाते हैं, उसका शासन संभालते हैं नरसा नायक अप्रत्यक्ष रूप से। शासक तो इम्मादी नरसिंह है लेकिन अवयस्क है, समझदार नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है, नरसा नायक के हाथ में होती है, और वे इम्मादी नरसिंह के क्या बन जाते हैं, संरक्षक बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों, नरसा नायक के पुत्र होते हैं, नाम है उनका वीर नरसिंह। देखिए, नरसिंह थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे आप। नरसा नायक के पुत्र का नाम होता है वीर नरसिंह। ठीक है, क्या नाम है पुत्र का, पुत्र का नाम है वीर नरसिंह। अब ये जो वीर नरसिंह होते हैं, ये इम्मादी नरसिंह की हत्या कर देते हैं। यही वीर नरसिंह जो संरक्षक था, उन्हीं का पुत्र इम्मादी नरसिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, नरसा नायक का पुत्र ही इम्मादी नरसिंह की हत्या कर देता है। और चूंकि ये अवयस्क थे, इनका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसी वजह से सालू वंश का यहाँ पे क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये अंतिम शासक होते हैं सालू वंश के। तो दो ही शासक हुए सालू वंश के, कौन कौन, एक तो नरसिंह सालू और एक इम्मादी नरसिंह। उसके बाद में
सेनापति नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह द्वारा इमादी नरसिंह की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है विजयनगर साम्राज्य में। और ये नया वंश कौन सा था? तुलु वंश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगम वंश के बाद में तुलु वंश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे भी ध्यान से नोट डाउन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे सारी स्टोरी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से सालू वंश का अंत हुआ और तुलु वंश वहाँ पर स्थापित हुआ। चलिए अब तुलु वंश की ओर चलते हैं। तो तुलु वंश का शासनकाल क्या है? 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी। कई बुक्स में 1570 की जगह 1565 भी पढ़ने को मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक तुलु वंश का शासन चला था। संस्थापक की यदि बात की जाए तो वही नरसानायक के पुत्र जिन्होंने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी थी, वीर नरसिंह तुलु वंश के शासक हुए, ठीक है। तो संस्थापक की यदि बात की जाए तो तुलु वंश के संस्थापक हुए वीर नरसिंह। सारे संस्थापक याद रखेंगे, ठीक है। आप संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे, सालू वंश के नरसिंह सालू थे और तुलु वंश के वीर नरसिंह थे। याद रखेंगे सारे संस्थापकों के नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप एक बॉक्स बनाएंगे, नोट्स यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में सारे वंश लिखेंगे और उनके संस्थापकों के नाम लिखेंगे, ठीक है। वीर नरसिंह 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना करते हैं और बहुत कम समय में, लगभग 4 वर्षों के अंदर अंदर ही वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह की। 1509 ईस्वी में मृत्यु हो जाने पर तुलु वंश का अगला शासक कौन बनता है? कृष्ण देव राय बनते हैं। कृष्ण देव राय कौन थे? तो कृष्ण देव राय वीर नरसिंह के अनुज थे, छोटे भाई थे, ठीक है। नरसानायक के 2 पुत्र थे, वीर नरसिंह और कृष्ण देव राय। तो वीर नरसिंह का जो शासनकाल था बहुत कम समय के लिए था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1509 ईस्वी में। तो तुलु वंश के अगले शासक बनते कृष्ण देव राय। याद रखेंगे क्या थे इनके छोटे भाई थे। कृष्ण देव राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की यदि बात की जाए तो हरिहर बुक्का और कृष्ण देव राय ये बहुत फेमस शासक हुए थे विजयनगर साम्राज्य के, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्ण देव राय से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध थे कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की यदि बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे या सबसे महान शासक कौन थे, तो वे थे कृष्ण देव राय। मैंने एक और नाम लिया था संगम वंश में, यदि आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। देव राय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया था, संगम वंश का। लेकिन पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए जिसमें चारों डायनेस्टीज आती है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, तो इन चारों वंशों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था कृष्ण देव राय। इन्हीं के समय पर विजयनगर साम्राज्य ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। कृष्ण देव राय विद्वान थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कई युद्ध जीते थे और विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद में कौन शासक बने तुलु वंश के? कृष्ण देव राय। अच्छा दोस्तों, यहाँ इस समय पर बहमनी साम्राज्य में क्या चल रहा था थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे युद्धों की बात आने वाली है, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य जो था, ये बहमनी साम्राज्य अपना क्षेत्र खोता जा रहा था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए भूभाग जैसे कि बीदर हुआ, बरार हुआ, अहमदगढ़ हुआ, गोलकुंडा हुआ, अहमदनगर हुआ, गोलकुंडा हुआ, बीजापुर हुआ, ये जो क्षेत्र थे ये स्वयं को बहमनी साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे बीजापुर का क्षेत्र है, ये एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया बहमनी साम्राज्य है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य, अब ये वाला क्षेत्र बीजापुर वाला हुआ, ये वाला बीदर वाला हो गया, अहमदगढ़ वाला हो गया, गोलकुंडा वाला हो गया क्षेत्र, ठीक है। तो ये जितने भी क्षेत्र थे इन्होंने क्या कर दिया, स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इन्होंने कह दिया कि अब हम बहमनी साम्राज्य का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो अब बहमनी साम्राज्य क्या हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया, उसका क्षेत्र बहुत कम बच गया था। ऐसा नहीं है बहमनी साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था, बहमनी साम्राज्य था अस्तित्व में, लेकिन उसका जो एरिया था वो काफ़ी श्रिंक हो गया था, छोटा हो गया था। बाकी जो आसपास का भूभाग जो कभी बहमनी साम्राज्य का हुआ करता था, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। कौन कौन से क्षेत्र थे? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये 5 भूभाग थे। तो ये याद रखेंगे, बहमनी साम्राज्य में ये चीज़ें चल रही थी जब कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने के लिए स्थापित हुए थे।
आइए आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में मैंने बताया, इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। विद्वान थे, साहित्यकार थे, महान शासक थे, नरसा नायक के पुत्र थे और वीर नरसिंह के अनुज थे, छोटे भाई थे। अब दोस्तों, जब कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने के लिए स्थापित होते हैं, उस समय विजयनगर साम्राज्य में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अव्यवस्थित हो चुकी थी। क्यों अव्यवस्थित हो चुकी थी? क्योंकि 150 वर्षों से संगम वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो अचानक से सालू वंश स्थापित हो जाता है, वो शासन सत्ता समाप्त होती है और सालू वंश की शासन सत्ता आ जाती है, और मुश्किल से 20 वर्षों तक सालू वंश का शासन चलता है। और उसके बाद में तुलु वंश आ जाता है, और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह 4 वर्षों तक शासन करते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित हो जाती है। तो कृष्णदेव राय क्या करते हैं, ये इस अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं और विजयनगर साम्राज्य का शासन चलाते हैं। इसीलिए इन्हें एक महान शासक भी कहा गया था। अब जब ये विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं, तब ये सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1509 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1510 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ स्वतंत्र राज्य बीदर पर हमला करते हैं, वहाँ आक्रमण करते हैं और वहाँ के शासक को हराते हैं। और इस समय दोस्तों, बीदर के शासक ने बहमनी साम्राज्य के शासक महमूद शाह को बंदी बनाया हुआ था, कारागार में डाला हुआ था, तो उन्हें छुड़ाते हैं। कौन? कृष्णदेव राय। किसे? बहमनी साम्राज्य के शासक को, जिसे जो किसने बंदी बना लिया था? बीदर के शासक ने बंदी बना लिया था उन्हें वहाँ से छुड़ाते हैं और बीदर की जो राज सिंहासन है वहाँ पर उन्हें बिठाते हैं। ठीक है, जीत कर ये वाला क्षेत्र। कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण किया और बीदर के शासक को हरा दिया और वहाँ की जेल में कैद बहमनी साम्राज्य के शासक महमूद शाह को उनकी कैद से आज़ाद करवाया, स्वतंत्र करवाया और बीदर की शासन सत्ता उनके हाथ में सौंप दी। इसीलिए इन्हें एक उपाधि भी धारण की, इन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की? यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ये उपाधि आपको उन्हें क्यों मिली थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को ये उपाधि क्यों मिली थी, तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य के शासक को बीदर का शासक बनाया था, इसीलिए ये उपाधि इनको मिली थी। 1513 ईस्वी में गजपति के शासक से उदयगिरी को जीता। 1520 में बीजापुर शासक, बीजापुर भी बहमनी साम्राज्य का कभी भूभाग हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो जाता है, स्वतंत्र राज्य स्वयं को घोषित कर देता है, तो वहाँ के शासक से भी रायचूर क्षेत्र जीता। रायचूर क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही दोआब वाला क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का, तो ये क्षेत्र भी कृष्णदेव राय ने जीत लिया था। इनका मकसद क्या था दोस्तों? कृष्णदेव राय का खास मकसद ये था कि विजयनगर साम्राज्य जो सिकुड़ रहा था उसका क्षेत्र, उसे पुनः विस्तारित करना, उसे पुनः फैलाना। ठीक है, ये इनका मकसद था और कहीं ना कहीं इनके मकसद में ये सफल भी हुए थे। 1510, 1513 और 1520 कंटिन्यू इन्होंने युद्ध किए और क्षेत्र भी जीता। उपाधियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी उपाधियां पूछी जा सकती है। कई उपाधियां इन्होंने धारण की थी, तो हम रीजन के सहित समझेंगे और याद भी करेंगे। पहले तो हम उपाधियां देख लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सी उपाधि मिली थी। यवनराज स्थापनाचार्य अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, तो कौन सी उपाधि? यवनराज स्थापनाचार्य। ठीक है, ये उपाधि थी। एक उपाधि थी इनकी अभिनव भोज और एक उपाधि थी इनकी आंध्र भोज। तो तीनों ही उपाधियां याद करेंगे, यही याद कर लीजिए। यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज और आंध्र भोज, ये 3 उपाधियां किसकी थी? ये कृष्णदेव राय की थी। यवनराज स्थापनाचार्य अभी हमने डिस्कस की, बहमनी साम्राज्य के शासक को बीदर का शासक बनाते हैं, बीदर का राज सिंहासन, वहाँ की शासन सत्ता देते हैं, इसीलिए वहाँ यहाँ पर स्थापित करते हैं बहमनी साम्राज्य के शासक को, इसीलिए यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली कृष्णदेव राय, क्योंकि इन्हीं की सहायता से वे वहाँ के शासक बनते हैं। विद्या प्रेमी थे, विद्वानों का संरक्षण करते थे, इसीलिए उन्हें एक उपाधि प्राप्त हुई थी, वो थी अभिनव भोज की उपाधि। अभिनव भोज की उपाधि क्योंकि ये विद्वानों का संरक्षण करके रखते थे, प्रजा के प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, शिक्षा प्रेमी थे, इसीलिए इन्हें अभिनव भोज भी कहा गया था। एक और उपाधि है आंध्र भोज। आंध्र भोज क्यों कहा गया था? आंध्र भोज इसलिए कहा गया था दोस्तों, क्योंकि इनके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वान बैठा करते थे। जब ये दरबार लगाते थे, जब ये राज सिंहासन पर बैठते थे, तो इनके साथ में 8 विद्वान बैठा करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इन्हीं की प्रेजेंस के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था आंध्र भोज। तो ये 3 उपाधियाँ थी, कौन कौन सी? यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज और आंध्र भोज, ये तीनों उपाधियां आप याद रखेंगे। किसकी थी? कृष्णदेव राय की थी, जो कि तुलु वंश के शासक थे।
दोस्तों इनके समय में साहित्य की भी काफ़ी उन्नति हुई थी, साहित्य के क्षेत्र में भी विजयनगर साम्राज्य ने काफ़ी उन्नति की थी। इनके शासनकाल के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को माना जाता है। इनके शासन सत्ता में विद्वानों का संरक्षण तो किया ही जाता था, साहित्यकारों का संरक्षण किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। साथ ही साथ स्वयं कृष्णदेवराय भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी थी, कई कृतियों की रचना की थी। कौन कौन सी मुख्य कृतियां थी इनकी, उनका नाम नोट डाउन करेंगे तो लिखेंगे कृष्णदेवराय की रचना या कृष्णदेवराय की कृतियां। कौन कौन सी कृतियों की रचना की थी? तो इन्होंने एक लिखी थी आमुक्त माल्यद, तेलुगु भाषा में लिखी थी आमुक्त माल्यद, और 2 संस्कृत भाषा में लिखी थी। एक थी जामवंती कल्याण और एक थी उषा परिणय। ठीक है, ये 2 संस्कृत में लिखी थी, जामवंती कल्याण और उषा परिणय। ये जो 2 कृतियाँ थी कृष्णदेवराय की, ये इन्होंने संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत भाषा में। और आमुक्त माल्यद ये तेलुगु भाषा की कृति थी जो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई थी। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आमुक्त माल्यद, उषा परिणय और जामवंती कल्याण। ठीक है, तो ये इनकी कृतियाँ भी थी, साहित्यकार भी थे कृष्णदेवराय, इसीलिए काफ़ी महान थे। तो अभी क्या क्या डिस्कस किया हमने? युद्धों के बारे में डिस्कस किया हमने, उपाधियों के बारे में डिस्कस किया और रचनाओं के बारे में डिस्कस किया। अब देख लेते हैं कि कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे। ठीक है, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना करवाई थी और एक नगर की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने, और नगर का नाम था नागलपुरा। क्या नाम था? नागलपुरा, नागलापुरा भी कहा जाता है इसे। नागलापुरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, किसने करवाई थी? ये करवाई थी कृष्णदेवराय ने। याद रखेंगे, स्थापत्य कला में 2 मंदिर, हजारा मंदिर, और वैसे कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये याद रखना। सारे के सारे टेम्पल्स के नाम तो याद नहीं रखे जा सकते ना, जो महत्वपूर्ण है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण में कौन कौन से? हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, और एक नगर की स्थापना करवाई थी। नगर का नाम था नागलापुरा नगर या नागलापुर नगर। ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफरेंस कहीं कहीं पे मिलता है पढ़ने को, तो ध्यान रखेंगे। कृष्णदेवराय के समय ही दोस्तों, ये समय कौन सा चल रहा है? ये समय वो चल रहा है भारत का जब पुर्तगाली यूरोपीय यात्री भारत आने लगे थे। ठीक है, 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली यात्री आया था भारत, नाम था उसका वास्को डी गामा। ठीक है, तो कब आए थे? 1498 में, 1498 ईस्वी में कौन आया था पहला पुर्तगाली? वास्को डी गामा, ये आए थे सबसे पहले। अब समय क्या चल रहा है? 1509 से 1529 ईस्वी, मतलब पुर्तगाली शासक आ चुके थे, अल्बुकर्क आए थे। ठीक है, डोमिगो पायस, बारबोसा, ये सभी आने लगे थे। तो डोमिगो पायस और बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। कब आते हैं? कृष्णदेवराय जब विजयनगर साम्राज्य के शासक होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ये चीज़ें ना छोटी छोटी ये एग्जाम में पूछी जाती है और हम भूल जाते हैं, यहाँ हमें याद रह जाता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे ऑप्शन में राजाओं के शासकों के नाम लिखता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस शासक के शासनकाल में ये आए थे। तो याद रखेंगे, कृष्णदेवराय के समय यूरोपियन यात्री डोमिगो पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे। दोनों के नाम याद रखेंगे, डोमिगो पायस और बारबोसा। जैसे हमने संगम डायनेस्टी पढ़ी थी, उसमें देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम के इसमें निकोला कांटी आते हैं और देवराय द्वितीय के इसमें अब्दुल रज्जाक आते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन आया था। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे चीज़ों को, ऐसा ना हो कि अब्दुल रज्जाक का नाम आ जाए या फिर निकोला कांटी का नाम आ जाए और आप कृष्णदेवराय लगा के आ जाए। वो संगम डायनेस्टी की बात थी, और यहाँ पे डोमिगो पायस आए थे और बारबोसा आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके से आप याद रखेंगे चीज़ों को। यूरोपियन यात्री कौन आए थे? डोमिगो पायस और बारबोसा आए थे। डोमिगो पायस ने कृष्णदेवराय की काफ़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था ये भारतवर्ष के महान शासक हैं, शक्तिशाली शासक हैं, विद्वान है कृष्णदेवराय, न्यायप्रिय है, ईमानदार शासक है। ये सारी बातें कही थी डोमिगो पायस ने। साथ ही साथ कहा था कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये पूरे विश्व का एक ऐसा नगर है जहाँ विश्व की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है विश्व में जो विजयनगर में नहीं मिलती हैं, ऐसा कहा था। इतनी बड़ी बात कही थी डोमिगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन आया था? डोमिंगो पायस और बारबोसा। आगे चलते हैं दोस्तों। जब कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहे थे उस समय पर दिल्ली सल्तनत का उत्तर भारत में क्या चला था? उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत जो थी वो पूरी तरीके से उसका अंत हो चुका था और एक नए साम्राज्य का उदय हो गया था उत्तर भारत के क्षेत्र में, जिसे हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का उदय हो चुका था। और मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे वहाँ पर शासक थे बाबर हुआ करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुगल साम्राज्य। जैसे ही ये खत्म होगा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज वो, और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मुगल साम्राज्य से। तो बाबर ने क्या कहा था? तो उत्तर भारत के शासक, मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, तुजु के बाबरी के नाम से भी जानी जाती है उनकी आत्मकथा। तो बाबरनामा में कृष्णदेवराय के बारे में उन्होंने लिखा था और क्या लिखते हैं कि ये भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने अपनी आत्मकथा में। ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में कहा था कि ये भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं, बाबर के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने बताया था अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद में तुलु वंश के अगले शासक बनते हैं अच्युत देवराय। कौन बनते हैं? अच्युत देवराय। 1529 से 1542 ईस्वी तक ये तुलु वंश का शासन संभालते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करते हैं। उसके बाद में शासक बनते सदाशिव राय 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी। अब दोस्तों यहाँ पे सदाशिव राय के समय तक जो तुलु वंश था वो नाम मात्र के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहा था। सदाशिव राय जो थे ये नाम मात्र के शासक थे। वास्तविक शक्ति विजयनगर साम्राज्य पर किसकी चलती थी? सेनापति राम राय की चलती थी। मंत्री थे, सेनापति थे तुलु वंश के राम राय, तो इनके हाथों में वास्तविक सत्ता थे। ये केवल नाम मात्र के शासक हुआ करते थे सदाशिव राय। और सदाशिव राय के समय ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसका समय भी पूछा जाता है, और वो युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है? तालीकोटा का युद्ध है। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध का एक अन्य नाम है राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसी युद्ध का एक नाम है राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, और कब हुआ था ये युद्ध? 1565 ईस्वी में हुआ था। तो किन के मध्य हुआ था ये युद्ध? अब देखिए यहाँ पे जो तुलु वंश के शासक है सदाशिव राय, ये तो नाम मात्र के शासक है। शासन सत्ता किसके हाथ में है? मंत्री राम राय के हाथ में है। अब यहाँ पे तो विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की तरफ से हुआ था, और जो विरोधी आक्रमण हुआ था वो कौन थे? तो वे थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर, जो कि स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है, जो कि बहमनी साम्राज्य से अलग हुए थे, स्वतंत्र राज्य स्वयं को घोषित किया था। इन्होंने एक संयुक्त संघ बनाया और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था, और ये युद्ध लड़ा था राम राय ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की ओर से किसने लड़ा था? राम राय ने लड़ा था। और जो विरोधी आक्रमणकारी थे वे कौन थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर ने संयुक्त संघ बनाया था इनके शासकों ने, और विजयनगर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में राम राय की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य क्या होता है? अपना स्वर्णिम युग खो चुका होता है। विजयनगर साम्राज्य का गौरवान्वित युग जो था, अब तक जो चला आ रहा था संगम वंश से लगाकर अब तक का, तुलु वंश तक का, वो साम्राज्य खत्म हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो यहाँ पे हार किसकी होती है? यहाँ पे हार होती है तुलु वंश की, और ये जीत जाते हैं। जो संयुक्त संघ बनाते हैं ये लोग जीत जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। दो नाम है इसके, तालीकोटा का युद्ध इसका नाम है, और इसे राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में अराविडु वंश का विजयनगर साम्राज्य पर शासन होता है। किसका? अराविडु वंश का। लेकिन ये काफ़ी कम क्षेत्र पर शासन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अधिकतर हिस्सा इन स्वतंत्र राज्यों के हाथ में मिल जाता है। ठीक है, इनके हाथों में आ जाता है, क्योंकि ये युद्ध में विजय हो जाते हैं। तो अराविडु वंश आता है नाम मात्र के लिए विजयनगर साम्राज्य पे। 1570 से 1652 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे, अराविडु वंश ने। इसके संस्थापक होते हैं, केवल संस्थापक याद रखेंगे, और 3 शासक हुए हैं इसके, उनके नाम याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो संस्थापक कौन थे अराविडु वंश के? वो थे तिरुमल। और तिरुमल कौन थे? तो राम राय के क्या थे? ये भाई थे, इनके ब्रदर थे, छोटे भाई थे तिरुमल। तो ये स्थापना करते हैं अराविडु वंश की। और जैसे ही ये विजयनगर साम्राज्य पे अराविडु वंश की स्थापना करते हैं, पहला काम क्या करते हैं? अपनी राजधानी को बदलते हैं, क्योंकि राजधानी पर किसका शासन हो गया था? ये संयुक्त स्वतंत्र राज्यों का
शासन हो गया था, जो संयुक्त संघ बनाकर जीते ना, यहाँ इन्होंने विजयनगर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो संस्थापक तिरुमल हुए, इन्होंने राजधानी बदल ली, विजयनगर से क्या कर ली, अब राजधानी पेनुगोंडा कर ली। इनकी मृत्यु के बाद में, तिरुमल की मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं अराविडु वंश के वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय भी राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। अब पेनुगोंडा से राजधानी क्या हो जाती है, चंद्रगिरी हो जाती है। पहले क्या थी, पहले थी अनेगोंडी, अनेगोंडी से विजयनगर बनाते हैं संगम डायनेस्टी में। ठीक है, राजधानी को विजयनगर के बाद में राजधानी बनती है पेनुगोंडा। कौन बनाता है, तिरुमल बनाते हैं। और तिरुमल के बाद में वेंकट द्वितीय फिर राजधानी को चेंज करते हैं और चंद्रगिरी बनाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में राजधानियां कई बार चेंज हुई थी। अनेगोंडी थी पहले, फिर विजयनगर हुई, विजयनगर के बाद में पेनुगोंडा हुई और पेनुगोंडा के बाद में चंद्रगिरी हुई। तो कहीं पे नोट करके ये चीज़ें लाइन से लिख देना। ठीक है, और शासकों के नाम लिख देना कि किसने किसने परिवर्तन किया था और किस वंश में ये परिवर्तन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेंकट द्वितीय ने राजधानी चंद्रगिरी को बनाया। उसके बाद में अराविडु वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो वे हुए रंग तृतीय। नाम याद रखेंगे, अराविडु वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय हुए और इनकी मृत्यु के बाद में अराविडु वंश का अंत हो गया। और अराविडु वंश के ही नहीं, ये विजयनगर साम्राज्य के भी अंतिम शासक हुए रंग तृतीय, और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। यहाँ पर भी लगभग विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है, लेकिन उसका स्वर्णिम युग खत्म होता है। कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य अब भी जिंदा था, अब भी अस्तित्व में था, जो कि अराविडु वंश के रूप में शासन करता था, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए। ठीक है, बहुत ही कम क्षेत्र में ये शासन किया करता था अराविडु वंश, और बहुत कम समय में इसका भी अंत हो जाता है। केवल 3 ही शासक आए, खास कौन है, तिरुमल हुए, वेंकट द्वितीय हुए, रंग तृतीय हुए। इनका तीनों के नाम याद रखेंगे। और रंग तृतीय काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अराविडु वंश के ही अंतिम शासक नहीं, बल्कि विजयनगर साम्राज्य के भी अंतिम शासक हुए थे, और यहाँ से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो ये कुछ कहानी थी विजयनगर साम्राज्य के वंशों की, उनके डायनेस्टीज़ की। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें कृष्णदेव राय हैं, इनकी उपाधियों से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके युद्धों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खासकर तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। राक्षसी तंगड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है, 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। यूरोपियन यात्री कौन कौन आए थे, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बाबर की आत्मकथा के से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अराविडु वंश के अंतिम शासक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य के भी अंतिम शासक हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विजयनगर साम्राज्य को कम्प्लीटली पढ़ लिया, पूरी तरीके से पढ़ लिया है। सारे फैक्ट हमने कवर किए जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य के लेक्चर देखे हैं तो ये ही लेक्चर काफ़ी है, सफिशिएंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएंगे, कहीं बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब चैनल के साथ में इसी तरीके से बने रहिए। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ में, ताकि द हाइट्स अपनी गति से उन्नति कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय।